सुराजी तिहार के पावन बेरा में छत्तीसगढ़ के जम्मू सियान दाई दीदी संगी जौहरिया नूनी बाबू मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई। भारत की आज़ादी के 73वीं सालगिरह के अवसर पर मैं अमर शहीदों गैन सिंह, वीर नारायण सिंह, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई लोधी और उन लाखों बलिदानियों को नमन करता हूँ जिन्होंने आज़ादी की अलग जगाई थी। आज़ादी की लंबी लड़ाई में देश को एकजुट करने और बुलंद भारत की बुनियाद रखने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद जैसे अनेक महान नेताओं के हम हमेशा ऋणी रहेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना से छत्तीसगढ़ को जोड़ने और आदर्श विकास की नींव रखने वाले वीर गुंडाधुर, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बैरिस्टर छेदीलाल, यति यतनलाल, मिनी माता डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंतराम बरछिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणीबाई परगनिया, केकतीबाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई जैसे अनेक क्रांतिवीरों और मनीषियों के योगदान के कारण हम सब शान से सिर उठाकर जी रहे हैं। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन सभी पुरखों को सादर नमन करता हूँ। आज का दिन शहादत की उस विरासत को भी याद करने का है जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे हमारे पुरखों का बलिदान भी दर्ज है, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए कुर्बानी दी ताकि देश अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहे और जाति, धर्म, संप्रदाय की समस्याओं से ऊपर उठकर विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यह साल असहयोग आंदोलन का शताब्दी वर्ष भी है। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी का यह आह्वान निर्णायक साबित हुआ था कि हम असहयोग करेंगे लेकिन किसी भी हालत में हिंसा नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं ऐसे भारत चाहता हूँ जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि उनका देश है, जिसके निर्माण में उनके आवाज़ का महत्व है, जिसमें विविध संप्रदायों के बीच पूरा मेल जोल होगा। मैं ऐसे भारत चाहता हूँ जिसका शेष सारी दुनिया में शांति का संबंध हो। मेरे लिए हिंद स्वराज्य का अर्थ है सब लोगों का राज्य, न्याय का राज्य। हमारा स्वराज्य निर्भर करेगा हमारी आंतरिक शक्ति पर, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से जूझने की ताकत पर। याद कीजिए, आज़ाद भारत के पहले उद्घोष को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमने नियति को मिलने का वचन दिया था और अब समय आ गया है हम अपने वचन को निभाएं। अपने इस ऐतिहासिक भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। भाइयों और बहनों, अपने देश के संघर्षों और इतिहास को भुलाकर मूल्य विहीन और अवसरवादी समझौते करना भारत की तासीर नहीं है। देश को विभेदकारी शॉर्टकट नीतियों और योजनाओं की चमक से भलाया तो जा सकता है, लेकिन इससे दीर्घजीवी समाधान संभव नहीं होते। देश अब एक बार फिर उस दोराहे पर खड़ा है जहां एक ओर विभेद और युद्ध उन्माद की चमक है, दूसरी ओर त्याग, बलिदान, मूल्य समन्वय और अहिंसा की सनातन परंपरा और गांधीवादी विचारधारा है। निश्चित रूप से हमने गांधीवादी रास्ता चुना है। आज हम आज़ादी के बाद सबसे बड़े वैश्विक संकट के बीच खड़े हैं। कोरोना और कोविड-19 के हमले ने पूरी दुनिया में
इंसानियत को कसौटी पर रख दिया है और उन चेहरों को बेनकाब कर दिया है जो विकास के अपने तौर तरीकों को मानवीय बताते थे। ऐसे समय में हम अपने संविधान से मिली शक्ति और समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में मिली पहचान ने ही संरक्षण और रास्ता दिया। इसी शक्ति के संरक्षण में हम राज्य सरकार के रूप में अपनी प्राथमिकता तय कर सकें कि यह समय समाज के सबसे कमज़ोर तबकों के आंसू पोंछने का, उसे सशक्त बनाने का ही होना चाहिए। मानवता की सेवा की गांधीवादी सोच और नेहरूवादी संस्थाओं व अधोसंरचनाओं ने ही हमें कोरोना से मुकाबला करने के योग्य बनाया। हम में से कोई भी वह मंजर शायद ही कभी भूल पाए कि किस तरह विभिन्न राज्यों से अपना रोजगार, जमा पूंजी, घर गृहस्थी खोकर प्रदेश के लाखों लोग चारों दिशाओं से पैदल आ रहे थे। हजारों लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे। लॉकडाउन के कारण उन्हें रहवास, भोजन, बच्चों के लिए दूध, दवा जैसी बहुत ज़रूरी सुविधाएं भी दुभर हो रही थी। ऐसे समय में राज्य सरकार के कंधों से कंधा मिलाकर प्रदेश की जनता तथा संस्थाओं ने अद्भुत कार्य किए। 5.5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी हुई। उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ घर पहुंचाने के लिए हर गांव में अर्थात लगभग 22,000 क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए। इन श्रमवीरों को न सिर्फ मनरेगा के तहत रोजगार दिलाया गया, बल्कि क्वारंटाइन सेंटर में ही उनके स्किल मैपिंग की व्यवस्था की गई ताकि इन्हें प्रदेश में सम्मानजनक रोजगार दिलाया जा सके। इस दौर में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी चाक चौबंद बनाया गया, जिसके कारण संक्रमित लोगों की रिकवरी दर अन्य प्रदेशों में बेहतर रही तथा मृत्यु दर भी काफ़ी कम रही। 21 राज्यों तथा 3 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में फंसे हमारे लगभग 3 लाख मजदूर साथियों को खाद्यान्न व अन्न राहत पहुंचाई गई। वहीं लॉकडाउन की अवधि में लगभग 74,000 मजदूरों को वेतन की बकाया राशि 171 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया। 107 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से न सिर्फ हमारे प्रदेश के मजदूर वापस लाए गए, बल्कि अन्य प्रदेशों के मजदूरों को उनके राज्य में भेजने की व्यवस्था की गई। कोरोना महामारी के दौरान हमारी सार्वभौम पीडीएस योजना भी कसौटी पर खरी उतरी। 57 लाख अंत्योदय प्राथमिकता निराश्रित निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को निःशुल्क चावल वितरण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी तथा मध्याह्न भोजन योजना के हितग्राहियों को मिलने वाली पोषण सामग्री में कोई बाधा न आए, इसके लिए घर पहुंच सेवा दी जा रही है। इस तरह मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान भली भांति जारी रहा है, जिससे कुपोषण में 13% की कमी आई है। भाइयों और बहनों, हम गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, भगत सिंह, आज़ाद, लाल बाल पाल जैसे त्यागियों को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने आपदा को सिर्फ सेवा का अवसर माना था। विश्व इतिहास की सबसे दुखदायी और भयंकर त्रासदी के इस समय में हमारी सरकार ने सेवा के सिद्धांत को अपनाया, क्योंकि यही हमारी विरासत है। सेवा ही हमारा सनातन धर्म है। इसी रास्ते पर चलते हुए हम अपने आर्थिक मंदी और कोरोना संकट काल में अर्थव्यवस्था को बचाए रखने में सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में हमने अपनी संस्कृति, अपने खेतों, गांव, जंगलों, वनोपजों, प्राकृतिक संसाधनों, लोक कलाओं, परंपराओं और इन सब के बीच समन्वय से अपना रास्ता बना लिया। हमें गर्व है कि अर्थव्यवस्था का हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल संकट मोचक साबित हुआ है। कोरोना संकट पूरी दुनिया के लिए एक सबक बनकर भी आया है। महाशक्तियों के दम भरने वाले देश किस तरह एक वायरस के सामने बौने साबित हुए और अपनी भावी नीतियों को लेकर चिंतन करने पर विवश हुए हैं। तथा कथित विकास की जड़ें कितनी सतही थी जो ऐसा एक झटका भी नहीं सह पाई। दुनिया यह जानना चाहती है कि छत्तीसगढ़ में विगत 1.5 वर्षों में ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है जिसने गिरती अर्थव्यवस्था को थाम लिया। मैं बताना चाहता हूँ कि हमने किसानों, ग्रामीण आदिवासियों, वन आश्रितों और आम जनता को मजबूती दी। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी,
कर्ज माफ़ी, सिंचाई कर माफ़ी, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता, संग्रहण मजदूरी, 31 लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी, खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा, घरेलू बिजली बिल हाफ, सामान्य तथा औद्योगिक भूमि की गाइडलाइन में 30% की कमी, आवासीय फ्लैट की पंजीयन दर में कमी, औद्योगिक भूमि के हस्तांतरण तथा लीज रेंट में कमी, राजस्व तथा श्रम संबंधी सुधार सहित बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिससे गांव से लेकर शहरों तक एक नया विश्वास जागा। किसानों, आदिवासियों और वन निवासियों की जेब में हमने 70,000 करोड़ रुपए की राशि डाली। निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को हजारों करोड़ रुपए की रियायत और राहत दी है। इससे छत्तीसगढ़ के आम जनता की क्रय शक्ति जागी, जिसने उद्योगों और व्यापार जगत को सहारा दिया। हमने बड़े और महंगे निर्माण से अर्थव्यवस्था के संचालन का मिथक तोड़ दिया है। स्थानीय जनता की सोच से विकास का रास्ता अपनाया है, जिसके कारण निवेश और विकास हमराही बन गए हैं। विकास की हमारी सोच, नीति और क्रियान्वयन के बीच इतना गहरा नाता है। 2 वार्षिक बजट काल पूरा होने के पहले ही हम इस दौरान देश के सबसे बड़े रोजगार सृजक राज्य बन गए हैं। लगातार घटती बेरोजगारी दर से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। शिक्षा, कौशल, खेलकूद, कला संस्कृति और विविध क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ाने से युवाओं की ऊर्जा तथा उत्पादकता का लाभ भी मिल रहा है। कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में 26 लाख मीट्रिक टन लौह इस्पात सामग्रियों के उत्पादन और आपूर्ति से सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश को सहारा मिला है। जन कल्याणकारी कदमों के साथ कदम मिलाते हुए राज्य में औद्योगिक विकास की संभावनाओं ने कैसे आकार लिया, यह भी बताना चाहता हूँ। विगत 1.5 वर्षों में प्रदेश में 545 नए उद्योगों की स्थापना हुई, जिसमें 13,000 करोड़ रुपया का पूंजी निवेश हुआ तथा 10,000 लोगों को रोजगार मिला। प्रदेश के हर विकास खंड में फूड पार्क स्थापित करने का लक्ष्य पूरा करने हेतु हमने 28 जिलों में 101 विकास खंडों में भूमि का चिन्हांकन कर लिया। 19 विकास खंडों में 250 हेक्टेयर सरकारी भूमि का हस्तांतरण किया जा चुका है। रायपुर में जेम्स ज्वेलरी पार्क की स्थापना हेतु 350 करोड़ रुपए की परियोजना पर कार्य शुरू हो चुका है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ परंपरागत तथा नए उद्यमों के विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में बिजली का उत्पादन उपलब्धता बढ़ाने के लिए कार्यकुशलता में वृद्धि की गई। वहीं बिजली के उपभोग से रोजगार और खुशहाली में वृद्धि का रास्ता अपनाया है। इसके लिए पारेषण वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना प्रारंभ की जा रही है। सड़क अधोसंरचना के गुणवत्तापूर्ण विकास हेतु सभी शासकीय भवनों और सार्वजनिक सुविधाओं को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम के अंतर्गत 900 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन तथा निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर आदिवासी अंचलों तक अधूरे सड़क नेटवर्क को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने में हमारी तत्परता और सफलता से हमें तृतीय चरण के लिए 5,600 किलोमीटर से अधिक सड़कों और वृहद पुलों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। इस मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। आगामी 3 वर्षों में यह लक्ष्य भी पूरा कर लेंगे। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ मैंने इसे अपनी अस्मिता और स्थानीय अवसरों से जोड़ने के लिए 3 प्रमुख कदम उठाने की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की थी। मुझे खुशी है, प्रार्थना सभाओं में संविधान पर चर्चा, स्थानीय बोली भाषाओं में किताबें तथा छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों की जीवनी पर पुस्तकों पर प्रकाशन किया जा चुका है। शिक्षा सत्र जैसे ही नियमित रूप से प्रारंभ होगा, ये सारे कार्य किए जाएंगे। लॉकडाउन के कारण प्रभावित शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए
हमने ऑनलाइन शिक्षा की योजना पढ़ाई तुम्हार द्वार शुरू की थी, जिसका लाभ 22 लाख बच्चों को मिल रहा है तथा 2 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं इस व्यवस्था से जुड़े हैं। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए अब हम गाँव में समुदाय की सहायता से बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई तुम्हार पारा योजना शुरू कर रहे हैं। इंटरनेट के अभाव वाले अंचलों के लिए ब्लूटूथ आधारित व्यवस्था बुलटू के बोल का उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास के लिए एक और जहां 37 स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं कोरोना के उपचार हेतु 30 अस्पताल, 3,383 बिस्तर, 517 आईसीयू बिस्तर, 479 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए। जिलों में 155 आइसोलेशन सेंटर विकसित किए गए, जहां लगभग 10,000 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है। टेस्टिंग सुविधा जो अभी 6,500 प्रतिदिन पहुंची है, उसे 10,000 प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। वर्तमान में 1,900 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, जिसे आगामी वर्ष तक 3,100 किए जाने का लक्ष्य है। हमने 26 जनवरी 2020 को डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू की थी, जिसके तहत मात्र 7 महीनों में 256 करोड़ रुपये व्यय कर 2 लाख से अधिक मरीजों का उपचार किया गया है। इसी प्रकार विशेष जरूरतों के लिए 20 लाख रुपये तक मदद करने वाली देश के अव्वल मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना में 7 माह में 4 करोड़ रुपये व्यय कर 270 मरीजों का उपचार किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के पहुंच और बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रथम चरण में सभी 14 नगर निगमों में 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से चिकित्सक हर जरूरतमंद के चौखट पर पहुंचेंगे। डॉक्टर राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना भी शुरू की जाएगी, जो रियायती दरों पर पैथोलॉजी तथा अन्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। नगर निगमों में स्थापित 101 मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालयों से नागरिकों को मिली सुविधाएं उत्साहवर्धक है। अब हम घर पहुंच सेवाओं के लिए नगरीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करेंगे, जिसमें कॉल सेंटर में फ़ोन करके आवेदन, दस्तावेज आदि भेजे जा सकते हैं। ऑनलाइन तथा एसएमएस अलर्ट के माध्यम से न्यूनतम खर्च पर घर बैठे कई तरह की सेवाएं दी जाएगी। सांस्कृतिक और परंपरागत रोजगार के संवाहक हमारी पौनी पसारी योजना के तहत 122 स्थानों पर बाज़ारों का निर्माण किया जा रहा है। मैं अपील करना चाहता हूं कि भूमिहीन परिवारों को शासकीय भूमि का पट्टा देने की योजना का लाभ पात्र परिवार अधिक से अधिक संख्या में उठाएं। पट्टों को फ्री होल्ड कर मालिकाना हक प्रदान करने का कार्य भी शुरू किया गया है। आवास योजना का लाभ भी हितग्राहियों को दिलाएंगे। इसके साथ ही पट्टे के मूल क्षेत्रफल से 50% से अधिक में काबिज भूमि के नियमितीकरण का कार्य भी शुरू किया गया है। मुझे विश्वास है कि भूमिहीन परिवारों को धरती के अपने हिस्से पर हक दिलाने का यह काम एक ऐतिहासिक कीर्तिमान रचेगा। भाइयों और बहनों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का वादा निभाते हुए एक कीर्तिमान बना लिया है। वर्ष 19-20 में लगभग 13 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस कार्य में और गति लाने के लिए एक और हमने छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया है। वहीं दूसरी ओर बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मेरा वादा है कि मुआवजा और पुनर्वास पैकेज का निर्धारण बस्तर के लोग से पूछकर किया जाएगा। हम एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ परियोजना बनाएंगे जो बस्तर वासियों के सपनों को सच करे। इस तरह हम 5 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वर्तमान सिंचाई क्षमता को दोगुना करेंगे। किसान भाइयों और बहनों, हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी सरकार किसान हितकारी सरकार कहलाती है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हमने आपको मिलने वाले 5,700 करोड़ रुपये की पहली किस्त
1,500 करोड़ रुपये दी थी। इसकी दूसरी किस्त राजीव जी की जयंती पर 20 अगस्त को दी जाएगी। हमारी सुराजी गांव योजना तेजी से आकार ले रही है। नरवा, गरवा, घुरवा बारी का तेजी से विकास हो रहा है। हमने वादा किया था कि गौठान को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोक संस्कृति का आंगन बनाएंगे। इस क्रम में गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी हो चुकी है। अब गोबर को धन में बदलने का कार्य आपको करना है। व्यवस्था हमारी रहेगी और समृद्धि आपकी होगी। संग्रहण से भुगतान तक, वर्मी कंपोस्ट बनाने से बेचने तक, गोबर के अन्य कलात्मक उपयोग से लेकर विपणन तक आपके सारे काम सुचारू रूप से होंगे। ब्याज मुक्त कृषि के लिए हमने इस साल इतिहास में सबसे बड़ा 5,200 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, जिसकी 72% राशि का वितरण मात्र 5 माह में किया जा चुका है। आपके इस उत्साह के लिए साधुवाद। कृषि में इस निवेश का लाभ आपको आगामी फसल में मिलेगा। खेती किसानी में नए ज्ञान की फसल उपजाने के लिए हम महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, 4 नए उद्यानिकी कॉलेज तथा एक खाद्य तकनीकी एवं प्रसंस्करण कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं। दुग्ध उत्पादन और मछली पालन को नए ज्ञान का सहारा देने के लिए 3 विशिष्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले जाएंगे। न्याय योजनाओं के पहल के बाद अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की घोषणा हमने की है, जिसे जल्द ही साकार किया जाएगा। प्रदेश के विकास और खुशहाली में मजदूरों की भागीदारी तय करना भी हमारे पुरखों का सपना था, हमारा कर्तव्य है। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने संकट के इस दौर में अपनी सार्थकता सिद्ध की है। योजना के प्रारंभ से लेकर अभी तक सर्वाधिक प्रतिदिन 25 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का कीर्तिमान भी हमने बनाया है। 100 दिवस रोजगार देने के मामले में भी हम देश में दूसरे स्थान पर रहे। हमने मनरेगा को वन अधिकार पट्टे, पंचायतों में निर्माण कार्य, खाद्यान्न संरक्षण, जल संवर्धन, गौठान निर्माण जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जोड़कर इसकी उपयोगिता का दायरा बढ़ाया है। वन अंचलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि आपके क्षेत्र में अब आपके मन मुताबिक विकास की बयार बहने लगी है। तेंदुपत्ता संग्राहकों की बीमा योजना बंद करके अगर कोई यह सोचता है कि वह आपकी प्रगति के रास्ते बंद कर देगा, तो यह मुगालता भी हमने समाप्त कर दिया है। हमने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू कर दी है, जिसमें न तो प्रीमियम भरना पड़ेगा, न ही दावों के भुगतान के लिए कई महीने का दुखदायी इंतजार सहना पड़ेगा। इसके साथ ही हमने 7 के स्थान पर 31 वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू कर दी है, जो लाखों परिवारों के जीवन का आधार बनेगा। हमारे नए प्रयासों का परिणाम भी मिलने लगा है। अल्प समय में ही हम देश में सर्वाधिक वनोपज संग्रह करने वाले राज्य बन गए हैं। यह सिलसिला तेजी से आगे बढ़ाएंगे, जिसके जरिए हम साल में 2,500 करोड़ रुपए की आय आपकी जेब में डालने का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 हमारी विरासत का जगमगाता उदाहरण है। आप सबको विदित है इसका उचित क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पाया, किस वजह से निरस्त दावों का पहाड़ बना दिया गया था और सामुदायिक पट्टों के वितरण में क्यों अरुचि थी। हमने निर्णय लिया था कि निरस्त दावों की समीक्षा करेंगे और सामुदायिक पट्टे प्राथमिकता से देंगे। इस तरह अब नए सिरे से उच्च प्राथमिकता से वन अधिकार पट्टे दिए जा रहे हैं, जिससे आजीविका, स्वावलंबन और अधिकार का नया युग शुरू हुआ है। हमारी उपलब्धियां देश में सर्वोच्च है। आदिवासी अंचलों में वनोपज का कारोबार निश्चित तौर पर आपको सिर उठाकर जीने का अवसर देता है, लेकिन इसके साथ ही प्रसंस्करण की सुविधा जोड़ देने से अब बस्तर का काजू, बस्तर की इमली, बस्तर का मक्का, बस्तर की हल्दी,
जैसे ब्रांडिंग होने लगी है, जो नई पीढ़ी के लिए रोजगार और आपका मुनाफा बढ़ाएगी। आपकी संस्कृति के साथ आपकी आर्थिक समृद्धि भी बढ़ाएगी। हम आदिवासी अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल दक्षता, जरूरी अधोसंरचना के नए द्वार खोल रहे हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की सफलता उत्साहवर्धक है। वहीं आकांक्षी जिला बीजापुर ने देश में अव्वल होने का परचम लहराया है। भगवान राम दुनिया में अरबों खरबों लोगों के मन मंदिर में विराजते हैं। हम कण कण में और रग रग में उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। उनका छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। माता कौशल्या का मायका यानी राम जी का ननिहाल छत्तीसगढ़ है। इस नाते भगवान राम हमारी लोक आस्था में भांचा राम के रूप में बसे हैं। इसके अलावा वनवास के दौरान राम जी का काफ़ी समय छत्तीसगढ़ में ही बीता। लव कुश के जन्म और महर्षि वाल्मीकि की छत्र छाया में उनकी शिक्षा दीक्षा जैसे अनेक प्रसंगों के साक्ष्य लोक आस्था को आनंदित व गौरवान्वित करते हैं। माता कौशल्या, भगवान राम और उनसे जुड़े विभिन्न प्रसंगों की स्मृतियों को हमने चिरस्थायी बनाने के लिए हमने कोरिया से सुकमा तक राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास की योजना बनाई है और उसे शीघ्रता से क्रियान्वित भी कर रहे हैं। चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर परिसर को भव्य स्वरूप देने का कार्य शुरू किया है। हम विश्व प्रसिद्ध बौद्ध आस्था के केंद्र सिरपुर को विश्व मानचित्र में प्रतिष्ठित कराने के प्रयासों के साथ ही यहाँ समुचित अधोसंरचनाओं का विकास कर रहे हैं। हरेली, तीजा, भक्त माता कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस जैसे दिवसों पर अवकाश घोषित करके हमने जिस सांस्कृतिक उत्थान का आरंभ किया था उसे अब शिखर पर पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। नवा रायपुर में फिल्म सिटी का विकास किया जाएगा। रायपुर में स्वामी विवेकानंद स्मारक की स्थापना की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। पारंपरिक छत्तीसगढ़ी खान पान एवं व्यंजन को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक जिले में गढ़ कलेवा केंद्र खोला जाएगा। हमने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गठन से इस अंचल के वर्षों पुराने सपने को पूरा किया है। मरवाही अनुभाग मरवाही नगर पंचायत के साथ करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है और मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि मरवाही में कृषि महाविद्यालय भी खोला जाएगा। मेरा वादा है कि यह नया जिला जनहितकारी योजनाओं और सर्वांगीण विकास के नए नए शिखरों को छुएगा। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने सुरक्षा बलों का मनोबल और सुविधाएं बढ़ाकर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में काफ़ी सुधार लाया है। पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। उनके अवकाश, अनुकंपा नियुक्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा रिस्पांस भत्ते के रूप में बड़ी राहत दी गई है। राज्य आपदा मोचन बल के जवानों को 50% जोखिम भत्ता दिया गया है। वहीं महिला डेस्क, महिला हेल्पलाइन, सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन, अंजोर रथ, पुलिस जनमित्र, ग्राम रक्षा समिति, स्पंदन आदि कार्यक्रमों से सामुदायिक पुलिसिंग को सुदृढ़ किया गया है। मैंने कहा था, नक्सल मोर्चे पर हमारा पहला प्रयास प्रभावित पक्षों के बीच परस्पर विश्वास और सद्भाव बहाली का होगा। प्रभावित अंचलों में स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने वाले विकास कार्य संचालित किए जाएंगे। आज मैं यह कह सकता हूं कि नक्सलवादी वारदातों में अंकुश तथा आदिवासी अंचलों में विकास के नए रंग हमारी रणनीति की सफलता का प्रतीक है। हमने आज़ादी की लड़ाई से न्याय की जो यात्रा शुरू की थी उसे अब जन जन तक पहुंचा रहे हैं। यही नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के हमारे सपनों और इरादों का आधार है। आप सबके प्यार, सहयोग, समर्थन और सीधे भागीदारी से यह संभव होगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।